कहानी शुरू होती है सन 1845 के सितंबर महीने से, जब ब्रिटेन से दो सबसे आधुनिक नौसैनिक जहाज निकलते हैं। उनका मकसद होता है उत्तरी ध्रुव को पार करके एशिया तक जाने का एक नया रास्ता खोजना। लेकिन कुछ ही महीनों बाद ये दोनों जहाज और उन पर सवार सभी लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। घटना के बाद खोजबीन करने वाली टीम उत्तरी ध्रुव में रहने वाले इनुइट लोगों तक पहुंचती है। वे उनसे जहाज के लोगों के बारे में पूछताछ करते हैं और कप्तान व उसके सहायक की तस्वीरें दिखाते हैं। इनुइट व्यक्ति बताता है कि उसने इन लोगों को जमीन पर उतरते हुए देखा था। वे घर लौटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी अशुभ और खतरनाक चीज को छेड़ दिया। अंत में उनके पास सिर्फ कप्तान के कपड़ों के कुछ बटन ही बचे थे। तो आखिर उनके साथ हुआ क्या था? अब कहानी हमें उस दिन पर ले जाती है जब जहाज पहली बार सफर पर निकले थे। यूमिंग नाम के जहाज का कप्तान जॉन डेक पर खड़ा होकर निरीक्षण कर रहा होता है। तभी अचानक कंपास अजीब तरीके से घूमने लगता है, जैसे उस पर किसी अनजानी ताकत का असर हो। दरअसल उत्तरी ध्रुव का चुंबकीय केंद्र हर दिन कई मील खिसकता रहता है और इसका मतलब था कि वे अब आर्कटिक क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। इस अच्छी शुरुआत का जश्न मनाने के लिए दोनों जहाजों के कप्तान टेरर जहाज के केबिन में साथ में खाना खाते हैं। वे बढ़िया खाना और महंगी शराब का आनंद लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आम नाविकों की हालत बहुत खराब होती है। वे एक छोटे से कमरे में ठूंस कर बैठे होते हैं और सूखा सादा खाना खा रहे होते हैं। तभी अचानक एक नाविक खाना खाते खाते खून की उल्टियां करने लगता है और रुकने का नाम नहीं लेता। जांच करने पर उसके मल में गहरे लाल रंग की नसें दिखाई देती हैं। ये सभी संकेत बताते हैं कि उसे स्कर्वी यानी खून की खतरनाक बीमारी हो सकती है। अगर डॉक्टर की बात सही निकली तो बाकी सभी नाविकों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। सावधानी के तौर पर कप्तान जॉन सुझाव देता है कि उस बीमार नाविक को वापस भेजकर डॉक्टर से दोबारा जांच कराई जाए। लेकिन जैसे ही दोनों जहाजों के बीच अदला बदली शुरू होती है, अचानक एक अजीब और तेज हवा चलने लगती है। टेरर जहाज का एक नाविक फिसलकर बर्फ जैसे ठंडे समुद्र में गिर जाता है और कुछ ही सेकंड में वहीं जमकर मर जाता है। ये देखकर बाकी सभी नाविक डर से कांप उठते हैं। डॉक्टर उस बीमार नाविक की जांच करता है, लेकिन उसे कोई संक्रामक बीमारी का संकेत नहीं मिलता। सब थोड़ी राहत की सांस लेते ही हैं कि तभी बिस्तर पर पड़ा वो नाविक डर से सामने देखने लगता है। उसे एक अजीब आदमी दिखाई देता है जिसका ऊपरी शरीर नंगा है और चेहरे पर एक डरावना मास्क लगा हुआ है। लेकिन जब डॉक्टर उसी दिशा में देखता है तो उसे वहाँ कुछ भी नजर नहीं आता। डर के मारे वो नाविक वहीं दम तोड़ देता है। उधर उसी समय यूमिंग जहाज का सहायक कप्तान जॉन को एक गंभीर समस्या बताता है। जहाज का पंखा यानी प्रोपेलर न तो घूम रहा है और न ही वापस खींचा जा सकता है। जहाज को फिर से चलाने के लिए कप्तान एक नाविक को नीचे जाकर जांच करने का आदेश देता है कि वह 0 से 40 डिग्री नीचे जमे समुद्र में उतरकर प्रोपेलर की जांच करे। क्लिंट के शरीर से एक रस्सी बंधी होती है ताकि खतरा होने पर उसे तुरंत ऊपर खींचा जा सके। सब तैयारियां पूरी करने के बाद वह भारी हेलमेट पहनकर समुद्र में उतर जाता है। चारों तरफ टूटे हुए बर्फ के टुकड़े तैर रहे होते हैं। कुछ ही मीटर नीचे जाते ही उसे पता चलता है कि प्रोपेलर एक बड़े बर्फ के टुकड़े में फंसा हुआ है। वह चारों तरफ देखता है और जब उसे कोई खतरा नजर नहीं आता तो वह काम शुरू कर देता है। लोहे की छड़ी से जोर लगाकर वह बर्फ को तोड़ देता है। वह खुश होता है कि काम इतनी आसानी से पूरा हो गया, लेकिन तभी अचानक उसे महसूस होता है कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। एक काली परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है और जब वह ध्यान से देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो वही नाविक होता है जो सुबह समुद्र में गिरकर मर गया था। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि वो अब जिंदा लग रहा था और धीरे धीरे क्लिंट की तरफ बढ़ रहा था। क्लिंट इतना डर जाता है कि उसका दिल जैसे गले तक आ जाता है। वह तुरंत रस्सी खींचने लगता है। अब उसे एक पल भी नीचे नहीं रहना था। किस्मत अच्छी थी, मरने से पहले ही उसे ऊपर खींच लिया जाता है। पानी से निकलते ही वह तेज शराब के कुछ घूंट पीता है, तब जाकर थोड़ा संभल पाता है। कप्तान जॉन उससे नीचे की हालत पूछता है, लेकिन क्लिंट इसे अपना भ्रम समझकर उस चलती हुई लाश वाली बात छुपा जाता है। हालांकि बर्फ हटा दी गई थी, लेकिन जहाज की रफ्तार पर असर पड़ चुका था। अब पूरी ताकत लगाने पर भी जहाज मुश्किल से 3 नॉट की गति से ही चल पा रहा था। फिर भी कप्तान जॉन का हौसला जरा भी कम नहीं होता। उसका मानना था कि अगर वे बस 200 समुद्री मील और आगे बढ़ जाएं, तो वे उत्तरी ध्रुव को पार करके एशिया तक पहुंच सकते हैं और दुनिया के नक्शे का आखिरी खाली हिस्सा भर सकते हैं। और अगर ऐसा हो गया तो यहाँ मौजूद हर इंसान को ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे बड़ा सम्मान मिलेगा। लेकिन टेरर जहाज के कप्तान क्रोजर अपने लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंतित था। वह इस मिशन को छोड़कर पूर्वी रास्ते से वापस घर लौटने का सुझाव देता है, पर कप्तान जॉन उसके इस फैसले को ठुकरा देता है। वह आदेश देता है कि टेरर जहाज आगे बढ़कर बर्फ तोड़ेगा और दोनों जहाज पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। ये सुनकर क्रोजर गुस्से से मेज पर हाथ मारता है, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता क्योंकि जॉन उससे ऊंचे पद पर था। और यहीं से शुरू होती है वो गलती जिसकी वजह से कुछ ही समय बाद पूरा दल गायब हो जाता है। दोनों जहाज मुश्किल से 100 मील भी नहीं चले थे कि अचानक तापमान और 20 डिग्री नीचे गिर जाता है। जो बर्फ पहले टूटी हुई थी अब एक ठोस दीवार बन जाती है। नाविकों को जहाज से उतरकर हाथ
हाथों से बर्फ तोड़नी पड़ती है, यहाँ तक कि बारूद से धमाके करके भी रास्ता बनाना पड़ता है, तब जाकर जहाज थोड़ा बहुत आगे बढ़ पाता है। अगले दिन जब कप्तान जॉन डेक पर आकर दूर तक देखता है तो उसे कहीं भी पानी नजर नहीं आता। दोनों जहाज चारों तरफ से मोटी बर्फ में जकड़ चुके थे और सबसे डरावनी बात, कंपास पागलों की तरह घूमने लगता है। ये साफ संकेत था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। सन 1845 में ये दोनों ब्रिटिश जहाज उत्तरी ध्रुव में दाखिल हुए थे, चीन तक जाने का रास्ता खोजने के लिए, लेकिन वे ध्रुवीय दिन रात के चक्र में फंस जाते हैं और जहाज बर्फ में पूरी तरह जम जाते हैं। देखते ही देखते 8 महीने गुजर जाते हैं। वे किसी तरह उस भयानक सर्दी को झेल लेते हैं। खाने का सामान अभी भी बचा था, जहाज भी ठीक चल रहा था, लेकिन बर्फ पिघलने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिरकार कप्तान जॉन सभी नाविकों को इकट्ठा करता है और 2 खोजी दल भेजता है, एक पूर्व की ओर और एक पश्चिम की ओर। उम्मीद थी कि शायद कहीं बर्फ पिघली हो और निकलने का रास्ता मिल जाए, लेकिन पश्चिम की ओर गया दल एक अजीब और खौफनाक चीज का शिकार बन जाता है। कई मील चलने के बाद उन्हें बर्फ का एक विशाल पहाड़ दिखाई देता है। प्रकृति की इस अद्भुत रचना को देखकर वे हैरान रह जाते हैं। वे अपना सामान सुरक्षित रखकर उस पर चढ़ते हैं और ऊपर पहुंचकर दूर देखते हैं। उन्हें जमीन जैसा कुछ दिखाई देता है। एक नाविक दूरबीन से देखता है तो उसे पत्थरों का एक ढेर नजर आता है। उन्हें लगता है कि ये शायद इनुइट लोगों का निशान हो सकता है। वे हैरान होते हैं कि कोई इंसान इतनी कठोर ठंड में सिर्फ सील का शिकार करके कैसे जिंदा रह सकता है। वे वहाँ एक मदद का संदेश छोड़ देते हैं ताकि अगर कोई गुजरने वाला उसे देखे तो उनकी मदद कर सके। लेकिन जब वे वापस अपने कैंप में लौटते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। उनका सामान रखने वाली नाव उलटी पड़ी होती है। आसपास न तो किसी इंसान के निशान होते हैं और न ही किसी जानवर के। उधर पहला दल वापस जहाज पर लौट आता है। वे बताते हैं कि वे 11 मील तक गए, लेकिन कहीं भी बर्फ पिघलने का रास्ता नहीं मिला। कप्तान जॉन हैरान होता है कि बाकी लोग कहाँ हैं। तभी पता चलता है कि उनके खाने में कुछ गड़बड़ी हो गई थी। अब कप्तान को असली खतरा समझ आता है। अगर बर्फ समय पर नहीं पिघली तो खाना खत्म होने से पहले ही वे सब भूख से मर जाएंगे। उधर दूसरा दल रात के लिए टेंट लगा रहा होता है ताकि सुबह वापस जहाज लौट सके। तभी अचानक ऊपर से कुछ गिरता है। जब वे देखते हैं तो वह फुटबॉल के बराबर बड़ा बर्फ का टुकड़ा होता है। फिर उससे भी बड़ा टुकड़ा गिरता है और सीधे उनकी आग पर आ गिरता है। अगर ये उनके सिर पर गिरता तो मौत तय थी। डर के मारे सभी लोग टेंट के अंदर छुप जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे अंदर जाते हैं उन्हें एक खतरनाक जानवर की दहाड़ सुनाई देती है। उन्हें लगता है कि शायद वही ध्रुवीय भालू वापस आ गया है जिसने दिन में उनका सामान उलट दिया था, और अगर उसे नहीं रोका गया तो आज रात कोई भी चैन से नहीं सो पाएगा। हिम्मत जुटाकर कुछ नाविक टेंट से बाहर निकलते हैं ताकि उस जानवर का शिकार कर सकें। जैसे ही एक नाविक पहाड़ी पर चढ़ता है उसे सामने एक काली परछाई दिखाई देती है। वह बिना सोचे तुरंत गोली चला देता है और वो चीज वहीं गिर जाती है। लेकिन जब वे पास जाकर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। उन्होंने एक बूढ़े इनुइट आदमी को गोली मार दी थी। अपने पिता को घायल देखकर हिलमैन गुस्से से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसकी भाषा कोई नहीं समझ पाता। तभी अचानक आसमान में बिजली चमकती है और तेज गर्जना होने लगती है। हिलमैन का चेहरा अचानक बदल जाता है, जैसे उसे किसी बड़े खतरे का अंदाजा हो गया हो, और तभी उनके टीम लीडर ग्रे पर एक रहस्यमयी अदृश्य ताकत हमला कर देती है। ये सब कुछ शून्य से 40 डिग्री नीचे जमे उस खतरनाक इलाके में हो रहा था। घायल बूढ़े इनुइट को वे जल्दी जल्दी जहाज यूमिंग पर ले आते हैं ताकि डॉक्टर उसे बचा सके। डॉक्टर स्टैनली कैंची उठाकर उसके कपड़े काटकर घाव देखने की कोशिश करता है, लेकिन हिलमैन उसे रोक देता है क्योंकि उसे लगता है कि डॉक्टर उसके पिता को नुकसान पहुंचा रहा है। तभी कप्तान क्रोजर, जो इनुइट भाषा जानता है, उसे समझाता है कि डॉक्टर उसकी मदद कर रहा है। कुछ देर इलाज करने के बाद डॉक्टर अफसोस जताता है, गोली बहुत अंदर तक चली गई है, अब उसे बचाना नामुमकिन है। हिलमैन रोते हुए अपने पिता की जान की भीख मांगता है और कहता है कि वह अभी उन बुरी आत्माओं को काबू में करने के लिए तैयार नहीं है। ये बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। मरने से ठीक पहले वह बूढ़ा आदमी कुछ अजीब मंत्र बोलता है। तभी हिलमैन पागलों की तरह अपने पिता को उठाकर कहता है, इन्हें बर्फ पर मरना चाहिए, लेकिन स्ट्रेचर लाने से पहले ही उस बूढ़े की मौत हो जाती है। अब कप्तान जॉन फैसला करता है कि हिलमैन को जहाज से उतार दिया जाए ताकि आगे कोई परेशानी न हो, लेकिन कप्तान क्रोजर इसका विरोध करता है। वह कहता है कि इस अलौकिक हमले की सच्चाई जानने के लिए हिलमैन को साथ रखना जरूरी है और उसे टेरर जहाज पर ले जाया जाता है। इसी बीच डॉक्टर स्टैनली दोनों कप्तानों को बताता है कि उसने अपनी आंखों से देखा, एक विशाल भालू जैसे दिखने वाले जीव ने ग्रे को पकड़कर मार डाला। वहां मिले पैरों के निशान करीब 50 सेंटीमीटर बड़े थे। हालांकि ग्रे की लाश नहीं मिली, लेकिन इतना खून मिला कि कोई भी इंसान इतने खून के बाद जिंदा नहीं रह सका। और सबसे चौंकाने वाली बात, जब डॉक्टर उस बूढ़े इनुइट का इलाज कर रहा था तो उसने देखा कि उसकी जीभ ही नहीं थी, जैसे किसी तेज चीज से काट दी गई हो। उधर क्रोजर हिलमैन से
उस बुरी आत्मा के बारे में पूछता है। हिलमैन साफ कहता है, अगर तुम अपने लोगों को बचाना चाहते हो तो तुरंत यहाँ से चले जाओ, वरना वो ताकत तुम सबका पीछा नहीं छोड़ेगी। लेकिन क्रूजर मजबूर था क्योंकि जहाज बर्फ में फंसा हुआ था। वे तभी निकल सकते थे जब बर्फ पिघले। इसी दौरान यूमिंग जहाज पर 2 नाविक उस बूढ़े के शव को तैयार कर रहे होते हैं। उन्हें उसके कपड़ों में 2 अजीब चीजें मिलती हैं, एक भालू जैसी आकृति का छोटा सा पुतला और दूसरा एक इंसान जैसा बना हुआ चिन्ह। डॉक्टर का मानना था कि ये दोनों चीजें उसके ताबीज यानी सुरक्षा के लिए हो सकती हैं। वह उन्हें वापस रखने की सलाह देता है, लेकिन जब हिलमैन अपने पिता की चीजें देखता है तो उसे ये दोनों चीजें गायब मिलती हैं। वह तुरंत हाथ बढ़ाकर उन्हें वापस मांगता है, जिससे साफ पता चलता है कि ये चीजें बहुत खास थीं। फिर भी कप्तान जॉन इन सब बातों को अंधविश्वास मानता है। वह आदेश देता है कि बर्फ में एक गड्ढा खोदा जाए और उस बूढ़े के शव को सीधे उसमें फेंक दिया जाए। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका ये फैसला पूरे जहाज के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाला है। इसके बाद वे उस शव को ऐसे लपेटते हैं जैसे कोई भालू हो और धीरे धीरे उसे स्ट्रेचर से नीचे उतारकर पहले से खोदे गए गड्ढे की ओर ले जाते हैं। वे लोग उस बूढ़े के शव को सीधे कई दसियों मीटर गहरे बर्फ के गड्ढे में फेंक देते हैं ताकि शव पूरी तरह नीचे समुद्र में डूब जाए। वे 5-5 मीटर लंबे 2 डंडे भी उसके पीछे डाल देते हैं। ये काम असल में उस इनुइट इंसान के साथ बहुत बड़ा अपमान था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि मरने से पहले उस बूढ़े ने एक बुरी शक्ति के साथ समझौता किया हुआ था और अब वे सब उस डरावनी ताकत के निशाने पर आ चुके थे। ये सब देखकर हिलमैन गुस्से से भर जाता है। वह जहाज से थोड़ी दूर बर्फ पर एक गोल घेरा बनाता है और वहाँ एक खास तरह का धुंध जैसा माहौल तैयार करने लगता है ताकि उस बुरी शक्ति को अपनी ओर खींच सके। कप्तान जॉन भले ही इन बातों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन फिर भी वह कुछ नाविकों को आदेश देता है कि वहाँ एक छुपा हुआ टेंट लगाया जाए। वह उन्हें हिम्मत देने के लिए व्हिस्की भी देता है और साफ कहता है, अगर सच में कोई ऐसी ताकत सामने आए तो उसे तुरंत मार गिराना। लेकिन सवाल ये था, उसे बाहर कैसे लाया जाए। नाविक एक खतरनाक तरीका अपनाते हैं। वे कई बड़े चूहों को पकड़ते हैं, उनका पेट चीरकर उन्हें टेंट के बाहर लटका देते हैं ताकि खून की गंध उस चीज को आकर्षित कर सके। कप्तान जॉन उनकी इस चालाकी की तारीफ करता है और इस खास पल को यादगार बनाने के लिए वह डॉक्टर स्टैनली को बुलाकर एक फोटो खिंचवाने का फैसला करता है। लेकिन डॉक्टर के लिए वो कुछ सेकंड जैसे सदियों के बराबर लगते हैं, क्योंकि उसने उस डरावनी शक्ति को अपनी आंखों से देखा था। जैसे ही फोटो खत्म होती है, वह जल्दी जल्दी वहाँ से निकल जाता है और उसके जाते ही अचानक टेंट के ऊपर से वो अदृश्य शक्ति हमला कर देती है। वह एक नाविक को पकड़कर हवा में उठा ले जाती है और फिर ऊंचाई से नीचे पटक देती है। वो नाविक वहीं मर जाता है। बाकी लोग घबराकर पहाड़ी की ओर गोलियां चलाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। अब जाकर कप्तान जॉन को यकीन होता है कि ये कोई आम खतरा नहीं है। उधर गोली की आवाज सुनकर कप्तान क्रूजर दूर से दूरबीन से देखता है। उसे दिखता है कि जॉन और उसके लोग बुरी तरह पीछे हट रहे हैं। वह तुरंत अपने लोगों को हथियार लेकर मदद के लिए भेजता है। इतनी ठंड थी कि ज्यादा देर देखने से उसकी पलकें तक जमने लगती हैं। सोचो, 0 से 40 डिग्री नीचे की ठंड कितनी खतरनाक होगी। उधर कप्तान जॉन मदद के लिए चिल्लाता है। उसका सहायक कुछ नाविकों को लेकर उसकी ओर दौड़ता है। जैसे ही वे पहाड़ी पार करते हैं, उसी पल वो बुरी शक्ति जॉन के पैर पकड़ लेती है। दर्द से चिल्लाते हुए वह पहाड़ी से नीचे लुढ़क जाता है। वह ताकत उसे कई मीटर तक घसीटी हुई ले जाती है और सामने वही गहरा बर्फ का गड्ढा होता है जिसमें उन्होंने उस बूढ़े को फेंका था। अब जाकर जॉन को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसे उस इनुइट इंसान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो ताकत उसी तरह बदला लेती है और जॉन को भी उसी गड्ढे में धकेल देती है। हालांकि किस्मत से जॉन तुरंत नीचे नहीं गिरता। वह बीच में अटक जाता है और कुछ पल जिंदा रहता है, लेकिन आखिरकार उसका वही घमंड और लापरवाही उसे मौत के मुंह में धकेल देती है। जब यूमिंग जहाज का सहायक वहां पहुंचता है तो उसे सिर्फ कप्तान जॉन के शरीर का एक हिस्सा ही मिलता है। पास ही उस डरावनी शक्ति के बड़े बड़े पैरों के निशान नजर आते हैं। वह तुरंत उन निशानों का पीछा करता है, लेकिन जैसे ही वह उस गड्ढे के पास पहुंचता है और खून के निशान देखता है, उसे समझ आ जाता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। वह तुरंत बाकी लोगों को बुलाकर रस्सी लाने को कहता है ताकि शव को बाहर निकाला जा सके। लेकिन तब तक कप्तान जॉन गहरे, अंधेरे और बर्फीले समुद्र में डूब चुका होता है और अब मरने वाला कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि पूरे जहाज का कप्तान था। इस बार उसे उस इनुइट बूढ़े की तरह चुपचाप दफनाना इतना आसान नहीं होने वाला था। भले ही कप्तान जॉन के शरीर का सिर्फ एक हिस्सा ही बचा था, फिर भी डॉक्टर स्टैनली ने बिल्कुल भी लापरवाही नहीं की। उन्होंने पूरे सम्मान के साथ उसे साफ सुथरा तैयार किया और नौसेना के नियमों के अनुसार एक ताबूत में रखा। यूमिंग जहाज के नाविक खुद ही धीमी आवाज में गीत गाते हुए उसे विदाई देते हैं। इस मौत का सबसे ज्यादा असर उसके सहायक पर पड़ा था और सबसे ज्यादा आजादी अगर किसी को
मिली तो वो था कप्तान क्रोजर। अब जॉन की मौत के बाद वही सबसे बड़ा अधिकारी बन चुका था। अब कोई उसकी बात का विरोध नहीं कर सकता था। लेकिन सच ये है कि क्रोजर कोई स्वार्थी इंसान नहीं था, बल्कि एक समझदार और जिम्मेदार कप्तान था। वह पहले भी कई बार कह चुका था कि इस मिशन को छोड़कर सबको सुरक्षित घर लौट जाना चाहिए। जॉन की याद में वह एक बड़ा शोक समारोह रखता है और जो भाषण वह पढ़ता है वो असल में ग्रे का लिखा हुआ था, वही ग्रे जो उस बुरी शक्ति का शिकार हो चुका था। सोचो, जिस इंसान ने ये शब्द लिखे वो खुद ही इस दुनिया में नहीं रहा और अब उसी के शब्दों से किसी और को विदाई दी जा रही है। इसी बीच उस बूढ़े इनुइट की मौत के बाद वो बुरी शक्ति अब किसी नए इंसान को चुनना चाहती है ताकि उससे एक नया समझौता कर सके, और इसके लिए सबसे सही इंसान था हिलमैन। वह अपने बर्फ के घर में बैठा चाकू तेज कर रहा होता है अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए। तभी बाहर से एक डरावनी आवाज आती है। हिलमैन समझ जाता है वो ताकत उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई है। बाहर उस चीज की भारी सांसों की आवाज गूंजती है और चारों तरफ खून के छींटे उड़ते नजर आते हैं। ऐसा मंजर देखकर कोई भी आम इंसान डर के मारे वहीं मर जाए। कुछ देर बाद जब सब शांत होता है तो हिलमैन धीरे धीरे बाहर निकलता है। चारों तरफ देखने पर उसे वो ताकत दिखाई नहीं देती, लेकिन दरवाजे के पास बर्फ पर एक मरी हुई बर्फीली बिल्ली पड़ी होती है। ये उस बुरी शक्ति का दिया हुआ तोहफा था, जिसका मतलब साफ था बहुत जल्द हिलमैन को उसके साथ समझौता करना ही होगा, चाहे वह चाहे या न चाहे। उधर कप्तान जॉन को मारने के बाद भी वो ताकत शांत नहीं होती। वह लगातार जहाज के लोगों पर हमला करती रहती है। अब कप्तान क्रोजर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस मुसीबत से कैसे निपटा जाए। उसी खतरनाक ठंड में एक और नाविक उस ताकत का शिकार बन जाता है। उसका सिर फाड़ दिया जाता है और दिमाग बाहर तक दिखाई देता है। जब क्रोजर वहां पहुंचता है तब तक वो मर चुका होता है। वह आदेश देता है कि उसे सम्मान के साथ दफनाया जाए और खुद सोच में पड़ जाता है कि इस खतरे को कैसे खत्म किया जाए। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। एक और नाविक उस ताकत के पीछे पीछे जाते हुए गायब हो जाता है। क्रोजर तुरंत 30 लोगों की एक टीम बनाता है ताकि उसे ढूंढकर वापस लाया जा सके। एक जवान नाविक डर के मारे अकेला जहाज पर नहीं रुकना चाहता। वह बार बार क्रोजर से विनती करता है कि उसे भी साथ ले जाए। क्रोजर उसे समझाते हुए कहता है, अपना मफलर ऊपर कर लो, नहीं तो ठंड से नाक जम जाएगी। जब वे लोग एक बर्फीली पहाड़ी पार करते हैं तो उन्हें दूर एक लाश दिखाई देती है। वे सोचते हैं कि शायद वो वही गायब हुआ नाविक है और जल्दी से उसके पास पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही वे उसे खोलते हैं अंदर सिर्फ खून ही खून होता है। तभी उन्हें एहसास होता है ये एक जाल था। क्रोजर तुरंत उस जवान नाविक का नाम पुकारता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो नाविक गायब हो चुका था। उसे वही बुरी शक्ति उठा ले गई थी। अब क्रोजर को धीरे धीरे समझ आने लगता है ये कोई साधारण जानवर नहीं है, ये चालाक भी है और सोचने समझने की ताकत भी रखता है। और तभी एक और बड़ी मुसीबत सामने आती है। आसमान से सूरज की आखिरी किरण भी गायब हो जाती है। अब कई महीनों तक अंधेरी रात रहने वाली थी, जिसमें रोशनी लगभग खत्म हो जाएगी और ऐसे अंधेरे में वो ताकत उनका शिकार और आसानी से कर सकती थी। उस जवान नाविक की मौत से क्रोजर अंदर से टूट जाता है। अब उसने पूरी तरह फैसला कर लिया। उसे नया रास्ता ढूंढने का कोई लालच नहीं है। कोई भी सम्मान या इनाम अपने लोगों की जान से बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन यूमिंग जहाज का सहायक जेम्स इस बात से सहमत नहीं था। वह कहता है, हम सब यहाँ अपनी मर्जी से आए हैं और हम सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। जेम्स साफ कहता है कि जैसे ही वसंत आएगा और बर्फ पिघलेगी वे फिर से नए रास्ते की खोज शुरू करेंगे। क्रोजर उसके इस जिद्दी रवैये से परेशान हो जाता है और गुस्से में उसका कमरा छोड़कर चला जाता है। उधर लंबी अंधेरी रात शुरू हो चुकी थी। ऊपर से उस डरावनी ताकत के लगातार हमलों ने नाविकों के दिल में डर बैठा दिया था। एक रात गश्त के दौरान एक नाविक को डेक पर अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वह कुछ देर सोचता है और फिर हिम्मत करके आगे बढ़ता है। जैसे ही वह सामने खड़े आदमी के कंधे को छूता है वह अचानक गिर जाता है। ध्यान से देखने पर पता चलता है वो काफी पहले मर चुका था। उसका शरीर पूरी तरह जम चुका था और बीच से टूटा हुआ था। ये देखकर नाविक बुरी तरह डर जाता है, लेकिन असली डर तब शुरू होता है जब उसे पास ही वो बुरी शक्ति दिखाई देती है। वो उसे घूर रही होती है जैसे कोई चेतावनी दे रही हो। उस नाविक को लगता है कि ये सब हिलमैन की वजह से हो रहा है। वह कुछ साथियों के साथ मिलकर हिलमैन को पकड़ लाता है। इस घटना से पूरे जहाज पर हलचल मच जाती है। वो नाविक सबकी नजर में हीरो बन जाता है, लेकिन तभी कप्तान क्रोजर गोली चलाकर सबको शांत कर देता है। वह सख्ती से कहता है, बिना सबूत और आरोप के किसी को सजा देने का हक किसी को नहीं है। वह ये भी साफ कर देता है कि हिलमैन को पकड़कर लाना गलत था। सजा के तौर पर वह आदेश देता है दोनों दोषी नाविकों को 20-20 कोड़े मारे जाएंगे। ये सुनकर वो नाविक गुस्से में क्रोजर से बहस करने लगता है। अब क्रोजर और सख्त हो जाता है। वह सजा बढ़ाकर 30 कोड़े कर देता है और इसके साथ ही एक और अपमानजनक सजा देता है। उसे कपड़े उतार कर पीटा जाएगा। 0 से 40 डिग्री नीचे की ठंड में उस नाविक के कपड़े उतार दिए जाते हैं, हाथ कसकर बांध दिए जाते हैं और फिर कोड़े मारना शुरू किया जाता है। हर वार इतना दर्दनाक था कि शरीर कांप उठे, लेकिन वो नाविक एक भी आवाज नहीं निकालता। उसकी ये सहन शक्ति उसे बाकी सैनिकों की नजर में और भी बड़ा बना देती है। लेकिन इस घटना के बाद उसके अंदर कुछ बदल
जाता है। वो धीरे धीरे अंधेरे रास्ते पर जाने लगता है। इसी दौरान डॉक्टर स्टैनली को एक और खतरे का एहसास होता है। वह देखता है कि कई नाविकों के दांत काले पीले हो रहे हैं और उनके शरीर में अजीब सी रेखाएं दिखाई दे रही हैं। वह टेरर जहाज के डॉक्टर गुडसर से बात करता है। दोनों को शक होता है कि शायद डिब्बा बंद खाना खराब हो चुका है या फिर पानी के बर्तनों में कोई जहरीली चीज मिल गई है, लेकिन असली वजह क्या है ये उन्हें भी नहीं पता चलता। घबराहट फैलने से बचाने के लिए वे इस बात को छुपाए रखते हैं, लेकिन कप्तान क्रोजर ऐसा नहीं करता। वह सच छुपाने में विश्वास नहीं करता और सब नाविकों को असली स्थिति बता देता है। वह कहता है कि टेरर जहाज बर्फ के दबाव में है और कभी भी टूट सकता है। जो लोग चाहें वे यूमिंग जहाज पर जाकर सुरक्षित रह सकते हैं। हालांकि टेरर पर रुकने वालों के लिए इनाम का लालच भी दिया जाता है, फिर भी सिर्फ कुछ ही नाविक उसके साथ रहने का फैसला करते हैं। विडंबना ये थी कि जो कप्तान हमेशा अपने लोगों की भलाई चाहता था, उसी के लोग अब उसका साथ छोड़ रहे थे। अब वह अकेलेपन और तनाव में व्हिस्की का सहारा लेकर रातें काटने लगा है। उधर यूमिंग जहाज का सहायक जेम्स नए आए नाविकों को देखकर खुश नहीं होता। वह हर एक नाविक के नाखून तक ध्यान से जांचने लगा है। जेम्स हर नाविक के नाखून तक ध्यान से जांचता है। अगर किसी के नाखून गंदे मिलते हैं तो उसे 3 दिन की सख्त मेहनत की सजा दी जाती है। वह साफ चेतावनी देता है, अगर इस जहाज पर रहना है तो साफ सफाई बनाए रखो, वरना वापस टेरर जहाज पर चले जाओ। उधर कप्तान क्रोजर डॉक्टर स्टैनली को बुलाता है और हिलमैन की देखभाल के लिए उसका धन्यवाद करता है। 1 महीने में स्टैनली अब इनुइट भाषा भी काफी हद तक सीख चुका था, लेकिन फिर भी हिलमैन से उस बुरी शक्ति के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। हर बार पूछने पर हिलमैन उस विषय से बचता रहता था। आखिरकार क्रोजर उसे सामने बुलवाता है और सीधा सवाल करता है, क्या कप्तान जॉन को उस गड्ढे में फेंकवाने के पीछे तुम्हारा हाथ था? हिलमैन इस बात से साफ इनकार कर देता है। वह कहता है, वो ताकत अभी किसी के नियंत्रण में नहीं है, मैं बस उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तब तक वो बुरी शक्ति 5 लोगों की जान ले चुकी थी। एक कप्तान होने के नाते क्रोजर को अपने लोगों के लिए जवाब चाहिए था। वह हिलमैन से पूछता है कि उस ताकत को कैसे मारा जा सकता है। ये सुनते ही हिलमैन साफ मना कर देता है। अब मजबूर होकर क्रोजर एक खास हमला दल बनाता है और उसका नेतृत्व ब्रांच को सौंपता है। जैसे ही ब्रांच डेक पर पहुंचता है, उसे एक चीख सुनाई देती है। एक नाविक टेंट से बाहर भागता है और उसी समय वो ताकत टेंट को उखाड़कर अंदर मौजूद नाविक को कुचल देती है। सभी लोग उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आती। असल में वो जहाज के पिछले हिस्से में छुपकर हमला करने की तैयारी कर रही थी। क्रोजर नीचे से देख लेता है और ऊपर खड़े ब्रांच को तुरंत इशारा करता है। सभी नाविक अपनी बंदूकें उस दिशा में तान लेते हैं। ब्रांच खुद को चारे की तरह इस्तेमाल करने का फैसला करता है ताकि वो ताकत सामने आए। वह जहाज के ऊंचे खंभे पर चढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही वह ऊपर पहुंचता है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो बुरी शक्ति उसके पीछे पीछे ऊपर तक आ चुकी थी। अब जान बचाने के लिए वह और ऊपर चढ़ने लगता है, करीब 100 मीटर ऊंचाई तक। नीचे वो डरावनी ताकत जाल को हिलाकर उसे गिराने की कोशिश कर रही थी। ब्रांच चिल्लाकर बाकी लोगों से कहता है, तोप तैयार करो। एक पल ऐसा आता है जब वह फिसल जाता है, लेकिन आखिरी समय में सिग्नल टावर को पकड़ लेता है। वहाँ उसे एक पुराना सूखा लालटेन मिलता है जिसमें अभी भी थोड़ा तेल बचा होता है। तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना आती है। वह तेल निकालता है और खुद को संभालते हुए नीचे झूलता रहता है, लेकिन तभी वो ताकत उसके पेट पर हमला कर देती है और गहरा घाव कर देती है। दर्द से वह चीख उठता है, लेकिन रुकने का समय नहीं था। वह किसी तरह ऊपर चढ़ता है और रस्सी से खुद को बांध लेता है। नीचे नाविक तोप तैयार कर चुके थे, बस सही निशाने का इंतजार था। लेकिन नीचे से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ सफेद बर्फ ही नजर आ रही थी। अब सब कुछ ब्रांच पर निर्भर था। वह दर्द सहते हुए तेल में आग लगाता है और उसी आग को उस ताकत पर फेंक देता है। अचानक आग भड़क उठती है और उस बुरी शक्ति की पीठ जलने लगती है। अब नीचे खड़े नाविकों को पहली बार उसका साफ रूप दिखाई देता है। उसी पल तोप दागी जाती है और अगले ही क्षण ब्रांच और वो ताकत दोनों नीचे गिर जाते हैं। किस्मत से ब्रांच पहले ही खुद को रस्सी से बांध चुका था, वरना वह वहीं मर जाता। लेकिन जब लोग नीचे जाकर देखते हैं, उन्हें उस ताकत की लाश नहीं मिलती, सिर्फ जमीन पर फैला हुआ खून दिखाई देता है। मतलब साफ था, वो अभी भी जिंदा थी। इस घटना के बाद वो बुरी शक्ति पूरी तरह गुस्से में आ जाती है। बर्फीले पहाड़ों के अंदर से उसकी भयानक दहाड़ गूंजने लगती है, जैसे अब वह इंसानों से बदला लेने के लिए तैयार हो। क्रोजर जैसे ही मस्तूल पर चढ़कर ब्रांच को बचाने जाता है, उसे दिखता है कि हिलमैन मौका देखकर जहाज से भाग चुका है, लेकिन इस समय उसके पास उसे रोकने का वक्त नहीं था। जब ब्रांच को वापस जहाज में लाया जाता है तो उसका शरीर पूरी तरह जम चुका होता है। क्रोजर उसे आखिरी बची व्हिस्की पिलाता है ताकि उसका दर्द थोड़ा कम हो सके। ब्रांच की बहादुरी काबिले तारीफ थी, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी और फिर बिना किसी बेहोशी की दवा के डॉक्टर उसकी बाईं टांग काट देता है। उसकी दर्द भरी चीख पूरे जहाज में गूंज उठती है। इस असफल हमले के बाद क्रोजर खुद को दोषी मानने लगता है। वह सभी अधिकारियों को बुलाकर कहता है, अब मुझ में नेतृत्व करने की ताकत नहीं बची, और वह कप्तानी का पद जेम्स को सौंप देता है। लेकिन दिल से वह हार नहीं मानता। आंखों में आंसू लेकर कसम खाता है कि वह सबको जिंदा घर लेकर जाएगा। इसी बीच एक और बड़ा खतरा सामने आता है। जहाज पर रखा डिब्बा बंद खाना अब सड़ चुका था
और वो उस बुरी शक्ति से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा था। अगर इसे खाते रहे तो सभी जहर से मर सकते थे। डॉक्टर स्टैनली इस सच्चाई को जानना चाहता था। वह एक बंदर पकड़ता है और उस पर एक खतरनाक प्रयोग करता है। वह सड़े हुए खाने को बंदर को खिलाता है और उसकी हालत पर नजर रखता है। 3 दिन बाद बंदर अचानक बहुत हिंसक हो जाता है। नाविक उसे बंद कमरे में बंद कर देते हैं। अंदर से टकराने की आवाजें आती हैं और खून के निशान भी दिखाई देते हैं। जब सब शांत होता है, डॉक्टर अंदर जाकर देखता है बंदर मर चुका था। उसके दांत काले पीले हो चुके थे। अब साफ हो गया था कि ये जहरीला असर है जो धीरे धीरे इंसान को पागल बनाकर मार देता है। मतलब ये खाना अब बिल्कुल नहीं खाया जा सकता था। उधर बुरी शक्ति को मारने में नाकाम रहने के बाद जहाज के बड़े अधिकारी फिर से बैठक करते हैं। क्रोजर बीमार होने के कारण इसमें शामिल नहीं हो पाता। सन 1845 में शुरू हुआ ये सफर अब 3 साल तक खींच चुका था। 3 साल से ये लोग बर्फ में फंसे हुए थे। गिनती करने पर पता चलता है नवंबर से पहले कोयला खत्म हो जाएगा और अगर ठंड कम करने के लिए उसका इस्तेमाल घटाया नहीं गया तो वे जमकर मर जाएंगे। खाना भी जल्द ही खत्म होने वाला था। इस हालत में जेम्स फैसला करता है सबके खाने की मात्रा 1/4 कम कर दी जाए और 1 हफ्ते बाद जब अंधेरी रात खत्म होगी तो वे सभी पैदल यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। लेकिन ब्रांच इस फैसले से सहमत नहीं होता। वह कहता है अगर खाना और गर्मी दोनों कम कर दी तो लोग अपना दिमाग खो बैठेंगे। वह अपने पुराने अनुभव के बारे में बताता है कि मुश्किल वक्त में इंसान खुद ही सबसे खतरनाक बन जाता है, कभी कभी उस बुरी शक्ति से भी ज्यादा, और लोगों को संभाल कर रखने का एक ही तरीका है, उनके बीच का रिश्ता और भरोसा। ये सुनकर जेम्स सोच में पड़ जाता है और फिर एक अजीब फैसला लेता है। वह एक बड़ी पार्टी यानी नाच गाने का आयोजन करने का प्लान बनाता है ताकि लोगों का डर कम हो और वे एक दूसरे से जुड़े रहें। जैसे ही ये खबर फैलती है नाविकों में अचानक खुशी की लहर दौड़ जाती है। वे खुद आगे आकर जहाज से करीब 800 मीटर दूर एक बड़ा टेंट तैयार करते हैं। हालांकि कुछ लोग इस बात से परेशान भी थे कि इस पार्टी में बहुत सारा कीमती सामान खर्च हो रहा है। पार्टी शुरू होती है और कुछ ही देर में माहौल पूरी तरह बदल जाता है। लेकिन तभी क्रोजर को इस पार्टी के बारे में पता चलता है। वह अपने साथी के साथ वहां पहुंचता है और अंदर जाते ही जो देखता है उसे देखकर वह हैरान रह जाता है। नाविक बिना सोचे समझे खाना बर्बाद कर रहे थे। वो नजारा देखकर बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे ये लोग किसी मुसीबत में फंसे ही नहीं हैं, बल्कि मजे कर रहे हों। क्रोजर गुस्से में आकर पार्टी रोकने ही वाला होता है। तभी जेम्स उसे रोक लेता है और अपनी पूरी योजना समझाता है। क्रोजर उसकी बात मान तो लेता है लेकिन वह अपने लोगों से सच छुपाना नहीं चाहता। वह सबको इकट्ठा करता है और साफ साफ बता देता है कुछ ही घंटों में अंधेरी रात खत्म होगी और पहली सूरज की किरण दिखेगी। यही हमारा मौका है। हमें यहाँ से पैदल निकलना होगा। अगर हम दक्षिण की ओर करीब 1280 किलोमीटर चलें तो हमें जमीन मिल सकती है। इसी बीच भागा हुआ हिलमैन ये सब सहन नहीं कर पा रहा था कि बाकी लोग उस बुरी शक्ति के शिकार बनते रहें। वह अपने पिता द्वारा सिखाया गया तरीका अपनाने का फैसला करता है ताकि उस ताकत के साथ समझौता कर सके। वह एक सील का शिकार करता है लेकिन उसे खाता नहीं, बल्कि उसके मांस को कई हिस्सों में काटकर एक घेरा बनाता है। फिर सील के तेल से बना एक दीपक जलाता है और उसके बीच घुटनों के बल बैठकर अजीब मंत्र बोलने लगता है। कुछ ही पलों में वो बुरी शक्ति सच में उसके सामने आ जाती है, एक ऐसे राक्षस की तरह जो किसी विशाल भालू से भी 3 गुना बड़ा था। हिलमैन अपनी जीभ काटकर उस समझौते को पूरा करने की कोशिश करता है लेकिन इस बार वो ताकत उसकी बात मानने के बजाय और ज्यादा गुस्से में आ जाती है। घायल और कमजोर हिलमैन किसी तरह वहाँ से भागता है और पार्टी वाले टेंट की तरफ पहुँचता है। जब लोग उसे देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे और सबसे डरावनी बात उसकी जीभ गायब थी। तभी अचानक एक नाविक पागल हो जाता है। वह अपने ऊपर शराब उड़ेल लेता है और सबके सामने खुद को आग लगा देता है। कुछ ही सेकंड में वो जलता हुआ इंसान बनकर भीड़ की तरफ बढ़ने लगता है। ये दृश्य देखकर हर कोई डर से सुन्न हो जाता है। हालांकि आग बुझा दी जाती है लेकिन वो नाविक वहीं जलकर मर जाता है और इससे भी बड़ा खतरा टेंट के बाहर आग फैल जाती है और धीरे धीरे सबको घेर लेती है। किसी तरह लोग एक रास्ता निकालकर बाहर भागते हैं लेकिन इस भगदड़ में डॉक्टर गुडसर कुचल कर मर जाता है। जब आग बुझती है तो पता चलता है कि इस हादसे में कई नाविक अपनी जान गंवा चुके हैं। जेम्स खुद को दोष देने लगता है कि अगर उसने ये पार्टी न रखी होती तो ये सब नहीं होता, लेकिन क्रोजर उसे समझाता है ये तुम्हारी गलती नहीं है। इसी दौरान लंबे अंधेरे के बाद पहली बार सूरज की किरण दिखाई देती है। इतनी तबाही के बाद भी ये एक छोटी सी उम्मीद लेकर आती है। इस घटना के बाद क्रोजर और जेम्स के बीच की दूरियां खत्म हो जाती हैं। अब जेम्स भी मान चुका था कि नया रास्ता ढूंढना बेकार है। वे फैसला करते हैं अब बस बचना है और बाकी बचे लोगों को लेकर 1280 किलोमीटर दूर जमीन तक पहुंचना है। वे आदेश देते हैं जो जरूरी है वही साथ लो, बाकी सब यहीं छोड़ दो। तभी क्रोजर एक और बात बताता है। उसने पहले ही एक टीम भेजी थी जो 3 महीने पहले जमीन की तरफ गई थी। हो सकता है वे मदद लेकर लौट रहे हों और जिस दिशा में उन्हें जाना है वहीं इनुइट लोगों का इलाका भी है। अगर वे उनसे मिल गए तो शायद उनकी जान बच सकती है। लेकिन सबके मन में अच्छे इरादे नहीं थे। एक नाविक गुपचुप अपनी अलग योजना बना रहा था। उसने कुछ लालची लोगों को अपने साथ मिला लिया
लिया था। उनका प्लान था जैसे ही सब लोग जमीन पर पहुंचेंगे वे सामान लूट कर अलग हो जाएंगे। अब सफर शुरू होने वाला था और ये पल सबके लिए सबसे भावुक और दर्द भरा था। तेजी से आगे बढ़ने के लिए क्रूजर एक मुश्किल फैसला लेता है। वह उन सैनिकों से कहता है जिनकी हालत कमजोर है कि वे जहाज पर ही रुक जाएं। वह उन्हें भरोसा दिलाता है जैसे ही हम जमीन पर पहुंचेंगे हम तुम्हें बचाने वापस आएंगे। उनके लिए पर्याप्त खाना भी छोड़ दिया जाता है ताकि वे अगली सर्दी निकाल सकें और अगर किस्मत अच्छी रही और बर्फ पिघल गई तो वे जहाज से ही अपना मिशन पूरा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, क्रूजर कहता है अगर तुम यहीं रुके और नया रास्ता खोज लिया तो इतिहास तुम्हें याद रखेगा। इस सम्मान के लालच में कई नाविक खुशी खुशी वहीं रुकने को तैयार हो जाते हैं और कसम खाते हैं कि वे नया रास्ता जरूर खोजेंगे। फिर आता है वो दिन 22 अप्रैल 1848। क्रूजर आदेश देता है अब हम जहाज छोड़ रहे हैं और वह 126 लोगों के साथ पैदल यात्रा शुरू करता है। उनका लक्ष्य 1280 किलोमीटर दूर जमीन तक पहुंचना, लेकिन सिर्फ 19 किलोमीटर चलने के बाद ही उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जो सबको अंदर से हिला देता है। क्रूजर की पहले भेजी गई टीम पूरी की पूरी मारी जा चुकी थी। उनकी लाशें बर्फ में बिखरी पड़ी थीं और हालत बेहद भयानक थी। ये साफ था उन्हें उसी बुरी शक्ति ने मारा था। हालत इतनी डरावनी थी कि क्रूजर ये सच्चाई बाकी लोगों से छुपा लेता है। वह सख्त आदेश देता है कि इस बारे में कोई कुछ नहीं बताएगा और फिर सबको लेकर आगे बढ़ता है। लेकिन एक और समस्या सामने आती है। भारी सामान से भरी गाड़ियां उनकी रफ्तार बहुत धीमी कर रही थीं। यहाँ तक कि खुद क्रूजर भी एक आम मजदूर की तरह सामान खींचने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक विशाल बर्फ का पहाड़ दिखाई देता है। उसके पार जाते ही उन्हें आगे खुला रास्ता नजर आता है। कई दिनों बाद उन्हें पहली बार उम्मीद की किरण दिखती है। वे वहीं रुककर आराम करते हैं। तभी एक नाविक आकर कहता है हमें पहरा बढ़ाना चाहिए और हर किसी के पास बंदूक होनी चाहिए। वह कुछ नाम सुझाता है जिनमें एक नाम था हिकी। ये नाम सुनते ही क्रूजर सतर्क हो जाता है। वह तुरंत इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है। जब उससे कारण पूछा जाता है तो वह साफ कहता है हिकी जैसे लोग कभी भी नियम तोड़ सकते हैं। हमें दुश्मन से ही नहीं अपने ही लोगों से भी सावधान रहना होगा। लेकिन रात होते ही एक और डरावनी घटना घटी है। एक नाविक अचानक चिल्लाने लगता है और जमीन पर गिर जाता है। डॉक्टर स्टैनली उसे देखने आता है लेकिन उसकी हालत अजीब थी, जैसे उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका हो। वह घबराकर इधर उधर देखने लगता है और फिर जब उसकी नजर क्रूजर पर पड़ती है तो वह एक अजीब मांग करता है, मेरा सिर काट दो। ये सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। कौन ऐसा अजीब अनुरोध करता है? क्रूजर उसे समझाने आगे बढ़ता है लेकिन तभी वो नाविक अचानक गार्ड के हाथ से बंदूक छीन लेता है। बाकी सभी घबरा जाते हैं और अपनी अपनी बंदूकें उसकी तरफ तान देते हैं। क्रूजर तुरंत आदेश देता है कोई गोली नहीं चलाएगा। वह हालात को संभालने की कोशिश करता है लेकिन तभी टेंट के अंदर एक और नाविक भी उसी तरह कांपने और तड़पने लगा है। अब साफ था कुछ बहुत गलत हो रहा है। क्रूजर धीरे धीरे सामने खड़े नाविक को समझाने लगता है शांत हो जाओ, बंदूक नीचे रख दो। लेकिन तभी वो नाविक अचानक डर जाता है और अगले ही पल एक गोली चलती है। वो वहीं गिर जाता है। जब सब पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है गोली उसी नाविक ने चलाई थी जिसे पहले पकड़ कर लाया गया था। क्रूजर सच्चाई से अनजान था। वह बस इतना आदेश देता है इसे ठीक से दफनाया जाए। लेकिन उसके मन में अब सब साफ हो चुका था। ये सब सड़े हुए खाने की वजह से हो रहा है। ये खाना अब जहर बन चुका था और लोगों को पागल बना रहा था। अगले ही दिन वह एक मीटिंग बुलाता है और 2 शिकार टीमें भेजने का फैसला करता है। लेकिन हर कोई वफादार नहीं था। हिकी नाम का आदमी पहले से ही कुछ और सोच रहा था। वह चुपके से 2 नाविकों को अपने टेंट में बुलाता है और कहता है जल्द ही सब लोग या तो पागल हो जाएंगे या इस जहर से मर जाएंगे। असल में हिकी को पहले ही सच्चाई पता चल चुकी थी। उसे शक उसी दिन हो गया था जब डॉक्टर स्टैनली ने हिलमैन को छुपाकर कहीं ले गया था और पिछली रात जो हुआ उसने उसके शक को यकीन में बदल दिया। अब हिकी अपना खेल शुरू करता है। वह कप्तान के कुत्ते को मार देता है और दोनों नाविकों के सामने फेंक देता है और कहता है ये 3 लोगों के लिए कई दिनों तक काफी है। अगर हम कप्तान की बात मानेंगे तो भूख से मर जाएंगे। धीरे धीरे उसकी बातों और खाने के लालच में आकर दोनों नाविक उसके साथ जुड़ जाते हैं। उधर शिकार टीम का नेतृत्व कर रहा ओवेन जानवरों की तलाश में निकलता है। वे जल्दी काम खत्म करने के लिए 2 हिस्सों में बंट जाते हैं और तय करते हैं शाम तक वापस यहीं मिलेंगे। लेकिन तभी एक पहाड़ी पार करते ही उन्हें कुछ लोग दिखाई देते हैं। वो इनुइट लोग थे जो शिकार करके वापस लौट रहे थे। उनके पास भरपूर खाना था। ओवेन तुरंत फैसला करता है यहीं रुक जाओ, मैं उनसे मदद मांगता हूँ। वह नीचे उनकी तरफ बढ़ता है। उधर बाकी नाविक खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है अब शायद उनकी जान बच सकती है, क्योंकि जैसा क्रूजर ने कहा था यहाँ सच में इनुइट लोग रहते हैं। लेकिन हिकी की आंखों में अब कुछ और ही चल रहा था। उसकी नजरें अचानक खतरनाक हो जाती हैं, जैसे वो कोई बहुत बड़ा और डरावना खेल खेलने वाला हो। ओवेन नीचे उतरते ही अपने दोनों हाथ ऊपर उठा देता है। इनुइट लोग भी तुरंत अपने हथियार नीचे कर देते हैं। भाषा की दिक्कत के कारण ओवेन कुछ समझा नहीं पाता, इसलिए वह इशारों से अपनी बात समझाने की कोशिश करता है। इनुइट लोग उसकी बात समझ जाते हैं कि उसे खाना चाहिए और बड़े दिल से अभी अभी शिकार किया हुआ सील का मांस उसे दे देते हैं। 3 साल बाद ओवेन के लिए ये सबसे ताजा और अच्छा खाना था। वह धन्यवाद देने के लिए अपना दूरबीन निकाल कर उन्हें दे देता है और उसे इस्तेमाल करना भी सिखाता है। इनुइट लोग ये अनोखा तोहफा देकर बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन
तभी ओवेन वापस ऊपर जाता है तो देखता है हिकी और दूसरा नाविक वहाँ मौजूद नहीं है। उसे डर लगता है कि कहीं उन पर भी उस बुरी शक्ति ने हमला न कर दिया हो, इसलिए वह ऊपर जाकर देखने चला जाता है। जैसे ही वह पहुंचता है वह देखता है हिकी एक घायल नाविक के ऊपर बैठा हुआ है। ओवेन उसे आवाज देता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वह धीरे धीरे पास जाता है लेकिन अचानक हिकी उस पर टूट पड़ता है। वह ओवेन को कई बार चाकू मारता है और उसका मुंह भी दबा देता है ताकि आवाज बाहर न जाए। ओवेन धीरे धीरे वहीं दम तोड़ देता है और हिकी के चेहरे पर अजीब सी खुशी दिखाई देती है, जैसे उसे इस सब में मजा आ रहा हो। अब साफ था हिकी पूरी तरह बदल चुका था। शायद सड़े हुए खाने की वजह से उसका दिमाग खराब हो गया था या फिर वह पहले से ही अंदर से टूटा हुआ था, लेकिन अब वह और भी भयानक बन चुका था। इसके बाद वह ओवेन की लाश को छुपाकर एक बहुत बड़ा झूठ गढ़ता है। वह कैंप में जाकर कहता है इनुइट लोगों ने हमला किया है। वह यह भी कहता है कि वे बहुत सारे लोग हैं और अब वे बदला लेने आ रहे हैं। ये सुनकर पूरे कैंप में डर फैल जाता है। हिकी का मकसद साफ था, क्रोजर की पूरी लीडरशिप गिराना और अपना कंट्रोल बनाना। जब क्रोजर को ये बात पता चलती है तो वह तुरंत जांच शुरू करता है, लेकिन रिपोर्ट सुनकर उसे शक होने लगता है। उसे यकीन नहीं होता कि इनुइट लोग इतने हिंसक हो सकते हैं। वह खुद जाकर ओवेन की लाश देखता है और पाता है कि शरीर पर कई बार चाकू से वार किया गया है। ये तरीका इनुइट लोगों जैसा नहीं था। हिलमैन भी यही बात कहता है कि उसका समुदाय ऐसे काम नहीं करता। अब क्रोजर को साफ लगने लगता है कि कुछ अंदर ही अंदर गलत चल रहा है। वह खुद मौके पर जाकर जांच करने का फैसला करता है और जाते समय आदेश देता है कोई भी हालत में हथियार किसी को मत देना। लेकिन उनके जाते ही सीजी द्वारा पकड़ा गया टोजर चुपचाप टेंट से बाहर निकल आता है। वह मौके का फायदा उठाकर अफवाह फैलाता है कि उसे इनुइट लोगों की सीटी की आवाजें सुनाई दी हैं और वे लगभग 400 मीटर दूर घात लगाए बैठे हैं। यह अफवाह तेजी से पूरे कैंप में फैल जाती है। डर के माहौल में कुछ नाविक हथियारों के भंडार पर कब्जा कर लेते हैं। एडवर्ड भी घबरा जाता है और डर के कारण नाविकों को हथियार बांटने लगता है। वह जल्दबाजी में लगभग 20 बंदूकें दे देता है। इसी बीच कई नाविक घबराकर उस समूह में शामिल हो जाते हैं जो बगावत कर रहा था। उधर क्रोजर और उसकी टीम जब घटनास्थल पर पहुंचती है तो उन्हें पता चलता है कि जिन इनुइट लोगों को मारा गया था उन्हें पीछे से गोली मारी गई थी। वे सब बूढ़े, औरतें और बच्चे थे। उनके पास कोई हथियार नहीं था। उनके पास सिर्फ ओवेन का दिया हुआ एक दूरबीन और कुछ समुद्री सामान था। रास्ते में उन्हें सील मांस की एक थैली भी मिलती है जिसे वे अपने साथ कैंप वापस ले आते हैं। अपने साथियों की ऐसी दर्दनाक मौत देखकर हिलमैन रो पड़ता है। इसी दौरान जेम्स के शरीर में सड़न के लक्षण दिखने लगते हैं जो एक गंभीर बीमारी के आखिरी चरण का संकेत था। दूसरी तरफ क्लिंट नाम का नाविक मानसिक रूप से असंतुलित हो जाता है। वह अजीब मुस्कान के साथ इधर उधर देखने लगता है और उसे हर इंसान खाने योग्य भोजन जैसा दिखाई देने लगा है। वह एक व्यक्ति पर हमला करने की कोशिश भी करता है लेकिन लोग किसी तरह बच जाते हैं। पूरा कैंप अब बेहद खतरनाक और अराजक हो चुका था, लेकिन क्रोजर को अब भी यह सब पता नहीं था। वह अपनी टीम के साथ कैंप की ओर लौट रहा था। जैसे ही वह संकेत देने के लिए सीटी बजाता है उसे लगभग गोली मार दी जाती है। अंदर मौजूद लोग उसे दुश्मन समझ लेते हैं। थोड़ी देर बाद जब आवाज की पुष्टि होती है तब जाकर क्रोजर सुरक्षित अंदर आता है। कुछ देर बाद डिप्टी जेम्स आकर उसे पूरे कैंप की स्थिति बताता है। उसने बताया कि अफवाहों के कारण हथियारों का भंडार लूट लिया गया है और लगभग 20 बंदूकें गायब हो चुकी हैं। डर के कारण कई नाविक घायल हुए और कुछ बागी समूह में शामिल हो गए हैं। ये सुनकर क्रोजर सबसे पहले हिलमैन के बारे में सोचता है। उसे लगता है कि अगर वह उसे कैंप में लाता है तो उसे भी मार दिया जाएगा, इसलिए वह उसे कुछ खाने का सामान देकर अपने इलाके में लौटने को कहता है। हिलमैन से विदा लेने के बाद क्रोजर वापस कैंप में आकर एडवर्ड से सख्ती से पूछता है कि हथियारों की सुरक्षा क्यों नहीं की गई और कैसे 20 बंदूकें बांट दी गईं। एडवर्ड डर के कारण बताता है कि धुंध और अफवाहों ने उसे भी डरा दिया था और उसे लगा कि इनुइट लोग हमला करने वाले हैं, इसलिए उसने यह कदम उठाया। अब स्थिति यह थी कि बाहर के दुश्मन का डर अंदर की असली बगावत में बदल चुका था। क्रोजर सोचने के बाद फैसला करता है कि पहले सबूत इकट्ठा किए जाएं ताकि हमले के आरोप साबित किए जा सकें और स्थिति को संभाला जा सके। डॉक्टर स्टैनली से ओवेन के शव का पोस्टमार्टम कराया जाता है। उसके पेट से बिना पचा हुआ सील का मांस मिलता है। इसका मतलब साफ था कि उस समय इनुइट लोगों और ओवेन के बीच संघर्ष या हिंसा नहीं बल्कि शायद बातचीत या मेलजोल हो रहा था। दूरबीन और सील का मांस, ये दोनों चीजें साबित करती हैं कि यह पूरा मामला जैसा दिखाया जा रहा था वैसा नहीं था, बल्कि किसी गलतफहमी और झूठे आरोपों का नतीजा था। क्रोजर ने आदेश दिया कि हमले में शामिल सीजी और उसके अंधानुयायी टोजर को गिरफ्तार किया जाए। साथ ही सभी अफसरों से नीचे के रैंक के लोगों के हथियार भी तुरंत छीन लिए गए। उस हमलावर को सज्जा देने के लिए -40 डिग्री की बर्फीली आर्कटिक ठंड में एक अस्थायी अदालत जैसा मंच तैयार किया गया। जैसे ही क्रोजर सामने आकर सच बताने वाला था, टोजर अचानक बीच में ही भड़क उठा और क्रोजर पर आरोप लगा
लगाने लगा। उसने पुराने अभियान का जिक्र किया जब पहले खोजी दल की मौत हुई थी। टोजर ने कहा कि क्रोजर ने उस समय सच्चाई छुपाई थी और इसे सैन्य कोर्ट के नाम पर दबा दिया गया था। लेकिन क्रोजर बिल्कुल शांत रहा। उसने साफ कहा कि यह फैसला उसी ने लिया था और अगर समय वापस भी आए तो वह यही करेगा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि पूरी टीम की उम्मीद उठ जाए। उसकी बातों से कई नाविकों का भरोसा फिर से क्रोजर पर लौट आया। इसके बाद क्रोजर ने आदेश दिया कि जमीन के नीचे रखा एक थैला खोला जाए। उसमें ताजा सील का मांस था। फिर उसने बताया कि ओवेन की लाश के पोस्टमार्टम में भी बिना पचा हुआ सील का मांस मिला था, जिसकी पुष्टि डॉक्टर स्टैनली ने भी की थी। इसका मतलब साफ था, इनुइट लोग उनके दुश्मन नहीं थे, बल्कि किसी तरह उनकी मदद कर रहे थे। लेकिन सीजी ने गलतफहमी फैलाकर उन्हें आपस में लड़वाने की साजिश रची और निर्दोष इनुइट लोगों की हत्या करवा दी। क्रोजर ने चेतावनी दी कि अगर कोई अभी भी सीजी का साथ देगा तो उसका अंत बहुत भयानक होगा। लेकिन तभी धुंध के बीच से एक अजीब और डरावनी चीख सुनाई दी। उसी वक्त पागल हो चुका नाविक लिंट जोर जोर से हंसता हुआ भीड़ की तरफ आने लगा। उसके साथ ही एक भयानक दहाड़ गूंजी और वह रहस्यमय आर्कटिक राक्षस कैंप पर टूट पड़ा। अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। सीजी और टोजर इस मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग निकले। राक्षस भालू जैसा दिखता था, लेकिन उससे 3 गुना भारी और बेहद ताकतवर था। उसकी चाल भी अजीब और डरावनी थी, जैसे कोई विशाल जानवर नहीं बल्कि कोई विकृत जीव हो। वह सीधे ब्रिटिश नौसेना के कैंप में घुसकर लोगों को बेरहमी से मारने लगा। एक बूढ़ा नाविक डर के मारे वहीं खड़ा घूमता रहा और अगले ही पल राक्षस ने उसे कई मीटर दूर फेंक दिया। इधर क्रोजर लगातार सीजी को ढूंढ रहा था। उसे पता चला कि वह कुछ हथियार लेकर भागने की तैयारी कर रहा है, तो क्रोजर ने उसे गोली मार दी। सीजी के बहकावे में आए कुछ नाविक सामान लेकर उसके साथ भागने लगे। टोजर को एडवर्ड ने पकड़ लिया, लेकिन गुस्से में आए एक दूसरे नाविक ने एडवर्ड को पीछे से गोली मारकर बेहोश कर दिया। पागल क्लिंट की हंसी ने राक्षस को और आकर्षित कर लिया था और कुछ ही पलों में राक्षस ने उसे चीरकर खत्म कर दिया। लेकिन वह उसे खा नहीं रहा था, बल्कि जैसे उसकी आत्मा को ही खींच रहा हो। उधर जेम्स भागकर एक पुराने लकड़ी के बक्से तक पहुंचा और उसमें से एक रॉकेट लॉन्चर निकाला। उसने तुरंत राक्षस पर हमला किया। तेज धमाके से राक्षस भी कुछ पल के लिए पीछे हट गया और दूसरा हमला देखकर वह भागने लगा। इस पूरी घटना में 32 नाविक मारे गए और 23 लोग लापता हो गए। सीजी 10 लोगों के साथ भाग गया और साथ में डॉक्टर स्टैनली को भी अगवा कर ले गया। क्रोजर यह देखकर टूट गया कि 3 साल पहले जो अभियान 133 लोगों के साथ शुरू हुआ था, अब वह पूरी तरह बिखर चुका था। फिर भी बचे हुए लोगों को बचाने के लिए वह आगे बढ़ने का फैसला करता है। मरे हुए साथियों के नाम घर पहुंचाने के लिए वह उनका अंतिम संस्कार करता है और सभी को जलाने का आदेश देता है। इसके बाद वे दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हैं, लेकिन लंबी यात्रा के दौरान जेम्स की हालत बिगड़ जाती है और वह वहीं बेहोश हो जाता है। उसके शरीर से सड़ा हुआ मांस और खून निकलने लगता है और उसकी आंखें भी लाल हो जाती हैं। यह देखकर क्रोजर को वहीं कैंप लगाने का आदेश देना पड़ता है। उनके पास रखा हुआ सारा नमकीन मांस खत्म हो चुका था। अब सिर्फ थोड़े से बिस्कुट और चॉकलेट बचे थे, जो ज्यादा दिन नहीं चल सकते थे। कुछ बीमार नाविकों की हालत यात्रा को और धीमा कर रही थी, इसलिए कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि उन्हें वहीं छोड़कर बाकी लोग आगे बढ़ें और अगर भोजन मिल जाए तो बाद में उन्हें वापस ले लिया जाए। और इसी कठिन फैसले के साथ उनकी मुश्किल यात्रा आगे बढ़ती जाती है। क्रोजर कहता है कि वह हर दिन शिकार दल भेजता है, लेकिन वे कभी भी कोई शिकार लेकर वापस नहीं आते। यह साफ था कि यह तरीका धीरे धीरे लोगों को मरने के लिए छोड़ने जैसा बन गया था। क्रोजर का मानना था कि घायल लोगों को छोड़ देना ठीक उसी तरह है जैसा सीजी गुड कर रहा था। अगर घर सुरक्षित लौटना है तो किसी चीज का त्याग किया जा सकता है, लेकिन अपने साथियों का नहीं। रात होते होते जेम्स की हालत पूरी तरह बिगड़ जाती है। वह क्रोजर से कहता है कि उसकी हालत अब आखिरी चरण में है और वह चाहता है कि उसे सम्मान के साथ मौत दी जाए ताकि बाकी भूखे लोग बच सकें। वह यह भी अनुरोध करता है कि उसकी पीड़ा खत्म कर दी जाए। ये दोनों बातें क्रोजर को अंदर से तोड़ देती हैं, लेकिन वह मजबूरी में जेम्स को शांति से जाने देने का फैसला करता है। हालांकि बाद में क्रोजर उसे जड़ देकर नहीं मारता, बल्कि उसे सम्मान के साथ दफना देता है। उसके जूतों पर उसकी मौत का समय भी अंकित कर दिया जाता है, लेकिन बाद में वही जूते सीजी के हाथ लग जाते हैं और वह उन्हें पहन लेता है। भूख से परेशान होकर वह जूतों से चमड़ा काटकर खा जाता है और इस दौरान उसका एक दांत भी टूट जाता है। एक दिन पहले आर्कटिक राक्षस ने क्रोजर के कैंप पर हमला किया था और इसी बीच सीजी अपने 10 लोगों के साथ अलग हो गया था। इस हमले में 30 लोग मारे गए और 23 लापता हो गए। इसी दौरान एक अकेला अधिकारी सीजी के समूह से टकरा जाता है। सीजी उसे अपने साथ जोड़ने के लिए पानी और भोजन का लालच देता है, लेकिन सच यह था कि वह भोजन उनके मरे हुए साथियों के
उसके शरीर से बनाया गया था। उधर एक कमजोर नाविक डॉक्टर स्टैनली के पास आता है और बताता है कि उसके पैरों में तेज दर्द है, जैसे हड्डियों में कांच चुभ रहा हो। स्टैनली जांच करके बताता है कि यह एक गंभीर बीमारी का असर है जो समय के साथ और बढ़ेगा और अंत में मौत तक ले जाएगा। तभी सीजी वहां पहुंचती है और तुरंत उस नाविक को मार देती है। फिर वह स्टैनली से कहती है कि वह शव का मांस निकाल कर खाने के लिए तैयार करे। स्टैनली साफ मना कर देता है और कहता है कि वह भूख से मरना पसंद करेगा लेकिन अपने साथियों का मांस नहीं खाएगा। लेकिन सीजी उसे धमकाती है कि अगर उसने यह काम नहीं किया तो हर घंटे एक व्यक्ति मारा जाएगा। अंत में मजबूरी में स्टैनली 2 पैकेट मांस काट कर उसके सामने रख देता है। इसी समय क्रोजर को खबर मिलती है कि राक्षस अभी भी उनके कैंप के पास लगभग 1.5 किलोमीटर के दायरे में घूम रहा है। वह शायद फिर से हमला कर सकता है। क्रोजर सोचकर फैसला करता है कि इस बार हमला करके उसे खत्म किया जाए। योजना बनती है कि पहाड़ की चोटी पर घात लगाकर उसे फंसाया जाए और पूरी ताकत से हमला किया जाए। लेकिन ब्रांच इस योजना के खिलाफ होता है। वह कहता है कि अगर यह योजना फेल हो गई तो सभी लोग मर जाएंगे, इसलिए वह खुद को एक चारा बनाने की पेशकश करता है ताकि राक्षस को दूर ले जाया जा सके। क्रोजर पहले मना करता है लेकिन ब्रांच अपने घायल पैर दिखाता है जो बुरी तरह सड़ चुका होता है। आखिरकार क्रोजर उसकी बात मान लेता है। दोनों भावुक होकर एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। ब्रांच पहाड़ पार करता है लेकिन राक्षस अभी तक नहीं आता। इसी दौरान दूरबीन से उसे एक नया समुद्री मार्ग दिखाई देता है जो चीन की तरफ जाता था। वह तुरंत इसे नक्शे पर दर्ज कर देता है और खुशी से हंसता है कि शायद यह उनकी सबसे बड़ी खोज है। लेकिन जैसे ही वह यह खबर लेकर वापस जाने वाला होता है, पीछे से राक्षस की डरावनी आवाज सुनाई देती है और फिर उसे बचने का कोई मौका नहीं मिलता। समुद्र में फंसे ब्रिटिश नाविक जो कुछ समय पहले तक जूतों का चमड़ा खाकर भूख मिटा रहे थे, अब मजबूरी में अपने ही साथियों का मांस खाने पर मजबूर हो जाते हैं। यह उनके पिछले 3 सालों का सबसे भरपूर भोजन था, लेकिन किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी, सिर्फ अपराध बोध और टूटन थी, क्योंकि यह मांस हाल ही में मरे हुए अपने ही साथियों के शरीर से काटा गया था। भूख और लगातार हमले के डर ने उन्हें इंसानियत की आखिरी हद तक तोड़ दिया था। इसी समय सीजी पूरी तरह बेरहम और खतरनाक बन चुका था। धुंध और बर्फीली धूप में वह किसी राक्षस जैसा लग रहा था। उसने क्रोजर को खत्म करने के लिए एक खतरनाक चाल चली। उसने अपने एक जासूस को क्रोजर के कैंप में भेजा और झूठ फैलाया कि दूरबीन से एक नया समुद्री रास्ता दिखा है जो उनके जहाज के लिए बिल्कुल सही है और कुछ ही हफ्तों में वे आर्कटिक पार कर सकते हैं। यह सुनकर क्रोजर बहुत खुश हो गया और तुरंत अपनी टीम के साथ उस जगह पहुंच गया। लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें सिर्फ बर्फ और बंजर जमीन दिखाई दी, कोई समुद्री रास्ता नहीं था। जैसे ही क्रोजर दूरबीन उठाकर देखने लगा, वह जासूस चुपचाप भीड़ से निकलकर भाग गया। अगले ही पल सीजी के सैनिकों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। झड़प में एक नाविक मौके पर ही मारा गया। बाकी लोगों की जान बचाने के लिए क्रोजर ने एडवर्ड को हथियार डालने का आदेश दिया और खुद को सीजी के हवाले कर दिया। जाते जाते उसने एडवर्ड से कहा कि बाकी बचे लोगों को लेकर दक्षिण की ओर आगे बढ़ो, अगर हम बच गए तो बाद में मिलेंगे। क्रोजर को सीजी के कैंप में ले जाया गया जहां उसे बुरी तरह पीटा गया। सीजी ने अहंकार में कहा कि कभी वह क्रोजर के नीचे काम करता था लेकिन अब बराबरी से बात कर सकता है। क्रोजर ने उसकी विकृत सोच का मजाक उड़ाया। तभी उसकी नजर सीजी के पैरों पर पड़ी। वहां जेम्स का नाम खुदा हुआ जूता था, यानी सीजी ने भूख में उसके शव को खोदकर जूते निकाल लिए थे। क्रोजर गुस्से से भर गया लेकिन उस समय कुछ नहीं कर सका। इसी बीच स्टैनली ने क्रोजर को बताया कि सीजी के कैंप में कितने हथियार और लोग हैं। क्रोजर ने स्थिति समझकर तैयारी शुरू कर दी और स्टैनली को सावधान रहने को कहा। हालांकि उसने एडवर्ड को दक्षिण की ओर जाने का आदेश दिया था, लेकिन उसे पता था कि एडवर्ड अपनी टीम के साथ जल्दी ही उसे बचाने जरूर आएगा। लेकिन स्टैनली ने जाने से इनकार कर दिया। उसे लगता था कि उसने अपने ही साथियों का मांस तैयार करने में मदद करके बहुत बड़ा पाप किया है और अब वह भागना नहीं चाहता था। वह मानसिक रूप से टूट चुका था और उसने क्रोजर से कहा कि अगर कभी वह भी मर जाए और खाया जाए तो सिर्फ उसके पैर का हिस्सा इस्तेमाल किया जाए। क्रोजर यह सुनकर दुखी हो गया लेकिन उसकी बात याद रख ली। इधर कैंप में बाकी नाविकों ने फैसला किया कि वे अब किसी भी खतरे में नहीं पड़ना चाहते, इसलिए वे दक्षिण की ओर अकेले निकल जाएंगे। उन्होंने बीमार और कमजोर लोगों को वहीं छोड़ने का भी निर्णय लिया। एडवर्ड पूरी तरह टूट चुका था और देखता रह गया कि उसकी टीम उसे छोड़कर चली गई। वह खुद भी अब अकेला और असहाय रह गया था। उसे भ्रम होने लगा और वह क्रोजर को भोजन करते हुए देखता है और मदद मांगता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। दूसरी ओर सुबह क्रोजर को पता चलता है कि एडवर्ड बचाने नहीं आया। उसे तुरंत नाश्ते के लिए बुलाया जाता है, लेकिन उस दिन का भोजन स्टैनली का शरीर था। स्टैनली ने पहले ही 2 घातक जहर मिलाकर अपने शरीर पर लगा लिया था, केवल पैरों के तलवे को छोड़कर। फिर उसने खुद की नस काटकर आत्महत्या कर ली थी। उसका शरीर अगले दिन भोजन के रूप में परोसा गया। सीजी ने क्रोजर को भी खाने के लिए आमंत्रित किया। जब क्रोजर ने स्टैनली का शरीर देखा, वह गुस्से से भर गया और बोला कि उन्होंने एक इंसान की पूरी कुर्बानी
कुर्बानी बर्बाद कर दी। लोगों ने बताया कि स्टैनली ने खुद आत्महत्या की थी। तभी क्रोजर को समझ आया कि स्टैनली ने रात में उससे विदा ली थी। सीजी ने फिर से खाने के लिए कहा, लेकिन क्रोजर ने साफ इनकार कर दिया। वह अपने दोस्त के शरीर का अपमान नहीं कर सकता था। सीजी ने फिर से अपना असली क्रूर रूप दिखाया। उसने कहा कि अगर क्रोजर ने स्टैनली का मांस नहीं खाया तो वह हर घंटे एक नाविक को मार देगा। फिर उसने टोजर को भी गोली मारकर बेहोश कर दिया। क्रोजर अपने साथियों को मरते हुए नहीं देखना चाहता था। मजबूरी में वह स्टैनली के शव के पास गया और उसके पैर के तलवे से एक टुकड़ा काटकर खा लिया। यह दृश्य बेहद दर्दनाक था। मानवता पूरी तरह टूट चुकी थी। खाना खाने के बाद सीजी ने सभी नाविकों को जहाज और सामान के साथ पहाड़ी की ओर ले जाने का आदेश दिया। जो कुछ लोग उसके वफादार थे उन्हें छोड़कर बाकी सभी के हाथों में लोहे की जंजीरें डालकर उन्हें गुलाम बना दिया गया। सीजी ने झूठ बोला कि वे यहाँ एक दुश्मन को मारने आए हैं, लेकिन असल में उसकी नीयत कुछ और ही थी। पहाड़ी पर पहुंचकर वह अचानक अपना असली सच बता देता है। असल में वह सीजी नहीं था। सच्चा सीजी एक युवा लड़का था जिसे उसने पहले ही मारकर उसकी पहचान चुरा ली थी। वह फर्जी पहचान लेकर जहाज पर घुसा था और खुद को नाविक बताकर सबको धोखा दे रहा था। शुरुआत में ही उसने ओवेन को इसलिए मार दिया था क्योंकि ओवेन को उस पर शक हो गया था। असल में वह एक खतरनाक अपराधी था जो अपने देश से भागकर नई जिंदगी शुरू करना चाहता था, लेकिन यह अभियान उसके लिए भी एक जेल बन गया। टोजर को आखिरकार समझ आ जाता है कि उसे धोखा दिया गया है और वह चिल्लाकर छोड़ने की गुहार लगाता है। इसी बीच स्टैनली का मांस खाने वाले कई नाविकों में जहर का असर दिखने लगता है और वे तड़पने लगते हैं। उधर सीजी इनुइट लोगों की तरह कुछ रहस्यमय मंत्र पढ़ता है और राक्षस को बुलाने या उससे समझौता करने की कोशिश करता है ताकि वह आर्कटिक में बच सके, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। अचानक राक्षस की डरावनी आवाज गूंजती है और दूर दूर तक देखने पर वह विशाल राक्षस तेजी से उनकी ओर बढ़ता दिखाई देता है। अफरा तफरी मच जाती है। राक्षस सबसे पहले एक आदमी को मार देता है। कुछ नाविक चाबी लेने की कोशिश करते हैं ताकि जंजीरें खोल सकें, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कुछ ही पलों में कई लोग राक्षस का शिकार बन जाते हैं। क्रोजर और बाकी लोग जहाज के नीचे छिप जाते हैं, लेकिन राक्षस लगातार लोगों को खोजकर मार रहा था। इसी बीच सीजी एक अजीब और खतरनाक हरकत करता है। वह अपनी जीभ काटकर राक्षस के साथ किसी तरह का सौदा करने की कोशिश करता है, लेकिन राक्षस उस पर हमला कर देता है और उसका हाथ चबा लेता है। सीजी का आधा शरीर वहीं लटक जाता है। राक्षस और भी ज्यादा हिंसक हो जाता है और कई नाविकों को मार देता है। हालात पूरी तरह बेकाबू हो जाते हैं। क्रोजर किसी तरह जंजीरों को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन राक्षस उसे भी जोर से गिरा देता है। फिर भी क्रोजर हार नहीं मानता। वह अपनी पूरी ताकत से जंजीर खींचता है और आखिरकार वह जंजीर राक्षस के शरीर को चीर देती है। भयानक संघर्ष के बाद वह विशाल आर्कटिक राक्षस भी वहीं ढेर हो जाता है। जैसे ही हिलमैन वहां पहुंचा, उसने देखा कि राक्षस पहले ही मर चुका था। असल में वह आर्कटिक जीव इनुइट लोगों का एक संरक्षक आत्मा था। कहा जाता था कि जब उसका होस्ट या संतुलन बिगड़ जाता है तो वह हिंसक हो जाता है और हर घुसपैठिए पर हमला करता है। वह इस जमीन को बाहरी लोगों से बचाने के लिए ऐसा करता था। राक्षस के मरने के बाद हिलमैन ने उसके लिए सम्मान पूर्वक शो किया। फिर उसने देखा कि क्रोजर अभी भी जिंदा है और उसे अपने कबीले में ले जाने का फैसला किया ताकि उसका इलाज किया जा सके, लेकिन क्रोजर के हाथ जंजीरों में बंधे हुए थे। हिलमैन ने पहले पत्थर से उसे खोलने की कोशिश की, फिर उसे जगाने के लिए थप्पड़ भी मारे, लेकिन वह नहीं उठा। आखिर में उसने चाकू से क्रोजर की जंजीर काटी और उसका इलाज करने के लिए उसे अपने गांव ले गया। वहां जड़ी बूटियों से उसका इलाज किया गया और कुछ समय बाद क्रोजर होश में आया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपना एक हाथ खो दिया है। वह बहुत टूट गया था, लेकिन फिर भी उसने हिलमैन को बुलाया और बाकी बचे नाविकों को ढूंढने की कोशिश करने का फैसला किया। जब वे वापस कैंप पहुंचे तो वहां एडवर्ड का शव पड़ा मिला। बिखरे हुए सामान और खाली डिब्बे देखकर साफ था कि वहां क्या हुआ था। अब तक बीमारी, भूख और इंसानी लालच ने सब कुछ खत्म कर दिया था। पूरी टीम नष्ट हो चुकी थी। सिर्फ क्रोजर ही जीवित बचा था, क्योंकि उसमें अब भी कुछ इंसानियत बाकी थी। उसे वह जगह भी मिलती है जहां ब्रांच ने नया समुद्री रास्ता चिन्हित किया था, लेकिन अब उसका कोई मतलब नहीं रह गया था। हिलमैन उसे अपने गांव ले जाता है, लेकिन गांव के बच्चे उसे देखकर डर जाते हैं और छिप जाते हैं। क्रोजर समझ जाता है कि वह वहां का हिस्सा नहीं है। गांव का मुखिया उसे सलाह देता है कि अगर जाना है तो वसंत में जाए, अभी सर्दियों में यहीं रहे। अगली सुबह क्रोजर को पता चलता है कि हिलमैन गायब हो गया है। मुखिया बताता है कि उसने राक्षस की जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई, इसीलिए उसे कबीले से निकाल दिया गया है। क्रोजर उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बताता। यह इनुइट परंपरा का हिस्सा था। 2 साल बाद 2 अजनबी लोग उस इनुइट गांव तक पहुंचते हैं। क्रोजर समझ जाता है कि यह बचाव दल है, लेकिन वह वापस नहीं जाना चाहता। वह मुखिया से कहता है कि जाकर उन्हें बता दिया जाए कि सभी नाविक मर चुके हैं और आर्कटिक का रास्ता असंभव है। वह अब वहीं रहकर इनुइट लोगों के साथ जीवन बिताने का फैसला करता है। इतनी भयावह घटनाओं के बाद वह उस दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता जहां लालच और हिंसा ने सब कुछ खत्म कर दिया था। वह चाहता है कि आर्कटिक का रहस्य भी उसी के साथ हमेशा
हमेशा के लिए दफन हो जाए। कहानी के अंत में सवाल उठता है, क्या वह राक्षस सच में था या सब कुछ भूख, जहर और मानसिक भ्रम का नतीजा था? लेकिन सच जो भी हो, सबसे बड़ा राक्षस खुद इंसान निकला। उसकी लालच, डर और क्रूरता, यही इस पूरी कहानी का असली सच था।